नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी खिल उठी धूप। 2 दिनों से चले आ रहे अबोला को प्रज्ञा ने तोड़ा। प्रणय, प्रणय, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बिना किताब से सिर उठाए प्रणय ने जवाब दिया। इस तरह से नहीं चल सकता, तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? शांत स्वर में प्रणय ने पूछा। एक छत के नीचे मैं और तुम्हारी दीदी एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें एक को चुनना होगा। प्रज्ञा, तुम होश में नहीं हो। क्रोध को दबाते हुए प्रणय बोला। देखो, तुम अपनी दीदी की व्यवस्था कहीं और कर दो। मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो चाहे समझो, लेकिन दीदी को इस घर से जाना होगा। प्रज्ञा। क्रोध से कांप उठा प्रणय। किताब को एक और पटकता हुआ प्रणय उठ खड़ा हुआ और एक एक शब्द को चबाता हुआ सा बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के लिए ऐसी बात सोचने और कहने की? वो मेरी दीदी नहीं, मेरी माँ है। यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और अगर किसी को जाना ही है तो तुम जा सकती हो प्रज्ञा। गुस्से से चीख उठा प्रणय। प्रज्ञा सहम कर खड़ी हो गई। सदा शांत रहने वाले प्रणय से ऐसी प्रतिक्रिया की उसे सपने में भी आशा नहीं थी। अरे प्रणय, तुम होश में तो हो? कैसी बात कर रहे हो? प्रणय की तेज आवाज सुनकर दीदी हड़बड़ाकर कमरे में आ गई थी। प्रणय के अंतिम शब्द सुनकर आश्चर्य से दोनों को देख रही थी। मैं पूरे होश में हूँ दीदी। इसे जाना है तो अभी इसी वक्त जा सकती है। पिछले कुछ महीनों से घर को नर्क बनाकर रख दिया है। बहुत चाव था ना तुम्हें बहू लाने का। लो, हो गई तृप्ति अब। उठाओ महारानी के नखरे। प्रणय के एक एक शब्द से क्रोध छलक रहा था। तू चुप कर प्रणय, कुछ भी बोलता जाता है। बहू इस घर की लक्ष्मी है। अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो उसे प्यार से समझा। अभी बच्ची है, नादान है। बात क्या है बता। बहू, तुम बताओ, बात क्या है? स्तब्ध, अपमानित प्रज्ञा की रुलाई फूट पड़ी। अपने प्लास्टर चढ़े पैर को संभालती हुई विद्या दीदी प्रज्ञा के पास आकर उसके आंसू पोंछने लगी। रो नहीं प्रज्ञा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ क्या बात है। पति पत्नी में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। अरे, कोई है घर में? सब कहाँ चले गए? तेज आवाज से घर भर उठा। साथ ही बुरी तरह हड़बड़ा गई विद्या दीदी। ये तो सुलोचना बहन जी की आवाज है। इन्हें भी अभी आना था। राई का पर्वत बनाती हैं। बहू, अपने को संभालो, मैं उन्हें देखती हूँ। प्रणय, तुम बाहर जाओ। कहती हुई विद्या दीदी जैसे ही चलने को उद्यत हुई, तभी पर्दा हटाती हुई सुलोचना बहन जी अंदर प्रविष्ट हो गई। लो, तुम सब यहाँ घुसे हो। मैं सारा घर छान आई। अरे, दरवाजा तो बंद रखा करो। आजकल चोरी चकारी का कितना डर है। हड़बड़ाहट में विद्या दीदी सारी औपचारिकता भूलकर झट सुलोचना बहन जी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठक की ओर लेकर चल दी। अरे बहन जी, चोर भी घर देख कर आते हैं। यहाँ क्या धरा है उनके लिए? अब ये तो तुम्हारी ही मूर्खता है। तुम्हें ही आदर्शवाद का भूत चढ़ा था। कितने रिश्ते तो बताए थे मैंने प्रणय के लिए। घर भर देते तुम्हारा। परंतु तुमने शीतला प्रसाद जी की लड़की के स्वभाव की दो तारीफ क्या सुन ली? बस वही चढ़ गई तुम्हारी नजर में। इसी का तो लाभ उठाया शीतला प्रसाद ने। मुफ्त में इंजीनियर दामाद लूट लिया। सोफे में आराम से पसरते हुए आंखें मटका मटकाकर सुलोचना बहन जी ने अपने उद्गार प्रकट किए। कैसी बात कर रही हैं बहन जी? अपनी फूल सी बेटी दी है उन्होंने। प्रज्ञा के आने से यह घर चमन सा खिल उठा है। कैसा उदास उदास लगता था पहले। जब से प्रज्ञा इस घर में बहू बनकर आई है, लगता है बाहर आ गई है। दीदी का एक एक शब्द बहू के प्रति प्रेम से भीगा था। ये तुम्हारी बाहर इस समय टसवीं क्यों बहा रही थी? हाथ हिलाकर बहन जी ने पूछा। अरे, यह प्रणय की बेवकूफी है। तुम्हें तो मालूम ही है बहन जी, मैं बीमार हुई थी तो प्रणय ने मेरी कितनी सेवा करी थी। हाँ, वो तो तुमने बताया था। मैं ठीक हुई तो प्रज्ञा ने मायके जाने का प्रोग्राम बनाया। जिस दिन उसे जाना था, मैं गिरकर अपना पैर तुड़वा बैठी। बेचारी फिर से मेरी तीमारदारी में लग गई। अब तो मैं ठीक हूँ, चल फिर लेती हूँ, अपना सब काम कर सकती हूँ। प्रज्ञा का भाई उसे 2 दिन के लिए लेने आया था, परंतु प्रणय ने मना कर दिया। मूर्ख है, समझता ही नहीं। उसकी दीदी का बुढ़ापे का शरीर है।
रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उस बेचारी बच्ची को दबाता है। यही तो उसके घूमने फिरने के दिन है। बेचारी गई तो नहीं, परंतु भाई के जाने के बाद मन तो दुखी हो ही गया ना। प्रज्ञा ने जिद नहीं करी? बहन जी ने खींची प्रश्न दागा। जिद? अरे उसने तो स्वयं कह दिया, जब दीदी ठीक हो जाएंगी तब प्रणय खुद आकर मुझे पहुंचा जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। कमाल की लड़की है भाई। सुलोचना बहन जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी तो मैं कह रही हूं बहन जी, शीतला प्रसाद जी ने संस्कारों की जो दौलत हमें दी है, उसकी बराबरी कोई दहेज नहीं कर सकता। आजकल की बहुएं तो घर में कदम रखते ही 2 चूल्हे करा देती हैं। हाँ, सो तो है। वो 4 मकान छोड़कर जो नीरजा बहन जी रहती हैं, 10 दिन हुए उनकी बहू सुलभा अलग हो गई। सुना है आजकल प्रज्ञा से भी उसकी बड़ी दोस्ती है। हाँ, आती तो है हमारे घर, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव होता है। मेरी बहू लाखों में एक है। अरे, मैं तो बातों बातों में चाय पिलाना ही भूल गई। ठहरिए, मैं आती हूँ। उठती हुई विद्या दीदी को हाथ से पकड़कर बिठाती हुई बहन जी बोली, अरे बैठो विद्या, क्या जल्दी है? चाय तो मैं पीकर ही जाऊंगी। दीदी को खरी खरी सुनाने के लिए आई प्रज्ञा बैठक के अंदर की बात सुनकर द्वार पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई थी। दीदी को उठता देख हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी तो प्रणय से टकरा गई, जो उसे बैठक में जाने से रोकने के लिए आया था, किंतु अंदर की बातों को सुनकर प्रज्ञा की तरह ही स्तब्ध खड़ा रह गया था। प्रज्ञा प्रणय से आंख नहीं मिला पा रही थी। बिना कुछ बोले रसोई की ओर चली गई। यंत्र चालित सी चाय का पानी चढ़ाकर अतीत में खोती चली गई। प्रणय ने पहले ही मुलाकात में दीदी के त्याग और उनके प्रति उनके आदर को स्पष्ट कर दिया था। एक भीषण हादसे में अनाथ हो गए 10 साल के प्रणय के जीवन को संवारने के लिए उससे 10 वर्ष बड़ी दीदी ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। क्या क्या कष्ट नहीं उठाए उन्होंने, परंतु अनुज पर आंच नहीं आने दी। बेटे की तरह मानती है प्रणय को। जब उनके ब्याह कर सुख भोगने के दिन थे, वे प्रणय के लिए पसीना बहा रही थी, और आज जब प्रणय समर्थ हो गया है, दीदी ब्याह करने की उम्र पार कर चुकी हैं, अपने अधूरे सपने को अपने बेटे समान भाई में पूरा करना चाहती हैं। बड़े अरमान से भाई को ब्याह कर बहू घर लाई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तीनों बहुत सुखी थे कि अचानक सुलभा भाभी का घर में आना जाना बढ़ गया। प्रणय ने चेताया भी था, प्रज्ञा तुम समझदार हो, फिर भी कह रहा हूं, सुलभा भाभी से थोड़ी दूरी ही ठीक है। किंतु कहाँ चेती थी वह। ऐसा खिंचाव था सुलभा भाभी की बातों में कि वह बहती ही चली गई। यहां तक कि प्रणय से किया दीदी का कभी दिल न दुखाने का वादा भी भूल गई। पानी के खौलने की आवाज से तंद्रा टूटी तो जल्दी जल्दी गैस धीमी कर पीसी इलायची और दूध डालकर उबाल की प्रतीक्षा करने लगी। यादों का उबाल उस पर हावी होने लगा। आज कितने निश्चल तरीके से दीदी ने आदर्श बहू के रूप में उसकी छवि उकेरी थी। किंतु सच्चाई तो यह है कि दीदी के एक्सीडेंट के बाद उनकी सेवा करना तो दूर, सुलभा भाभी के बहकावे में आकर उसने मायके जाने की जिद पकड़ ली थी। प्रणय के आगे उसकी एक नहीं चली। उस पर से जब उसके पिता दीदी को देखने आए तो उसे अपने साथ ले जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। साथ ही उसे यह सीख देकर चले गए, बेटी दीदी की सेवा अपनी मां समझकर करना। परंतु पिता की सीख भी कहाँ आत्मसात कर पाई थी वह। अपनी सारी नाराजगी उसने दीदी पर ही निकाली थी। उनके हर काम से हाथ खींच लिया था। बेचारी दीदी जैसे तैसे टूटा पैर लिए अपना सब काम करती, किंतु प्रणय से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आज उसे स्वयं अपने आप से नफरत हो रही थी। ऐसी देवी स्वरूपा दीदी के लिए वह कैसे ऐसी बात सोच पाई? इतनी मूर्ख कैसे हो गई वह कि दूसरों के बहकावे में आ गई और परिवार का भला बुरा नहीं समझ पाई। अपनी ही नजरों में आज वह गिर गई थी। नैनों से बहती जलधारा का उसे भान नहीं था। कंधे पर स्नेहिल स्पर्श से वह वर्तमान में लौट आई। परेशान दीदी पूछ रही थी, अरे बहू तुम रो रही हो, क्या हुआ? शब्द गले में ही फंस गए और प्रज्ञा दीदी के पैरों में गिर पड़ी। प्रज्ञा बेटी उठो, क्या बात है? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं। गला रूंध गया प्रज्ञा का। उठो बहू, गलती सबसे होती है। जो गलती मानकर उसे सुधार ले उसे भूला नहीं कहते। तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारी सब गलतियों को धो दिया है। अपने आप को संभालो। कहते हुए दीदी ने प्रज्ञा को अपने गले से लगा लिया। दीदी
आपने मेरी गलतियों पर पर्दा। बीच में ही बात काटकर दीदी बोली, बहू तुम इस घर की इज्जत हो, हमारा हिस्सा हो, जैसी भी हो हमारी हो। तुम्हारी अच्छाई बुराई सब हमारी है, कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं, सब साझा है। अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसकी कमियों पर पर्दा नहीं डालती? फिर तुम्हारी कमजोरियों को ढककर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। पिछली सब बातों को भूल जाओ और बहन जी के लिए फिर से चाय बना कर लाओ। देखो सारा पानी जल गया है, और हाँ, बैठक में आने से पहले मुंह धो लेना। मेरी बहू हंसती हुई ही अच्छी लगती है। प्रज्ञा बाहर जाती हुई महानता की देवी को देखती रही। तभी प्रणय ने रसोई में प्रवेश करा। प्रज्ञा की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। बहुत मुश्किल से बोली, प्रणय। कुछ मत बोलो प्रज्ञा, प्रणय ने उसे रोक दिया। हम दोनों एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं। गलत फहमी की बदली अब छट गई है। प्यार की धूप खिल उठी है, बस इसके प्रकाश को अपने आंगन में फैलने दो। डबडबाई आंखों के साथ प्रज्ञा पति की बाहों में समा गई। बहन जी को चाय नहीं पिलाओगी प्रज्ञा? हाँ, हड़बड़ाकर प्रज्ञा चाय बनाने लगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो, बाहर नहीं जाओगे? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चाय छानती हुई पत्नी की ओर एकटक निहारते हुए प्रणय बोला। धत, लजा गई प्रज्ञा, और पत्नी की इस अदा पर मुस्कुरा उठा प्रणय। चाय की ट्रे लिए हुए प्रज्ञा ने एक नजर पति की ओर देखा और नए विश्वास के साथ बैठक की ओर बढ़ गई। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।